न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं मीनल। तो चलिए डालते हैं आज की ताजी खबरों पर नजर। अल्बनीज 21 साल में दूसरी बार पीएम बनने वाले पहले नेता। लिबरल पार्टी के जॉन हॉवर्ड के नाम था कीर्तिमान। भारत की कार्रवाई से बौखलाया पाकिस्तान, भारतीय जहाजों के लिए बंद की अपने बंदरगाह। सिंगापुर आम चुनाव में पीएम लॉरेंस वोंग की पार्टी की 2/3 बहुमत से जीत। बोले जनता के लिए करेंगे कड़ी मेहनत। अब डालते हैं खबरों पर नजर विस्तार से। ऑस्ट्रेलिया चुनाव में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की लेबर पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की है। चुनाव आयोग के मुताबिक 150 सीटों में से लेबर पार्टी को 79 सीटों पर, जबकि विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन को 36 सीटों पर जीत मिली। हालांकि वोटों की गिनती अभी जारी है। बहुमत के लिए 76 सीटों की जरूरत होगी। इस जीत के साथ ही एंथनी अल्बनीज 21 साल में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले पहले नेता हो गए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्बनीज को जीत के लिए बधाई दी और कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए काम करते रहेंगे। इससे पहले 2004 में लिबरल पार्टी के जॉन हॉवर्ड लगातार दूसरी बार चुनाव जीते थे। वहीं विपक्षी लिबरल नेशनल गठबंधन के नेता पीटर डटन ने चुनाव में हार स्वीकार करते हुए कहा, हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, मैं इसके लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में हर 3 साल में चुनाव होते हैं। देश में 28 मार्च 2025 को संसद भंग कर दी गई थी। पिछली बार 2022 में हुए चुनाव में लेबर पार्टी को 77 और लिबरल नेशनल गठबंधन को 58 सीटें मिली थी। इस बार मुख्य मुकाबला प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की लेबर पार्टी और विपक्षी नेता पीटर डटन के लिबरल नेशनल गठबंधन के बीच था। गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया में भारत की तरह ही 2 सदन है। ऊपरी सदन को सीनेट और निचले सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। निचले सदन में बहुमत पाने वाली पार्टी या गठबंधन का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है। इसकी 150 सीटों के लिए शनिवार को वोटिंग हुई है। गिनती जारी है। निचले सदन के साथ ही ऊपर सदन की 76 में से 40 सीटों के लिए भी शनिवार को ही वोटिंग हुई। इस सदन में चुने गए सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है और हर 3 साल में आधे सदस्य बदल जाते हैं। चलिए अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने पूरे चरम सीमा पर है। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जहां वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, वहीं रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी उसे कई झटके दिए गए। इस बीच भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय जहाजों द्वारा अपने बंदरगाहों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान का ये कदम तब सामने आया जब भारत ने शनिवार को पाकिस्तान से आने वाले या पाकिस्तान से होकर गुजरने वाले माल के आयात और अपने बंदरगाहों में पाकिस्तानी जहाजों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इतना ही नहीं, भारत ने पाकिस्तान के लिए सभी श्रेणियों की डाक और पार्सल सेवाओं पर रोक लगा दी। अब डाक और पार्सल को हवाई और जमीनी रास्तों से न ही भेजा जा सकेगा और न ही प्राप्त किया जा सकेगा। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार देर रात पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व ने आदेश दिया कि किसी भी भारतीय ध्वजवाहक को किसी भी पाकिस्तानी बंदरगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तानी जहाजों को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर डॉक करने पर भी रोक लगा दी गई है। पाकिस्तान द्वारा कहा गया कि पड़ोसी देश के साथ समुद्री स्थिति के हालिया विकास को देखते हुए समुद्री संप्रभुता, आर्थिक हित और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए पाकिस्तान तत्काल प्रभाव से इन उपायों को लागू करता है। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग और उनकी पार्टी पीपल्स एक्शन पार्टी ने शनिवार को हुए आम चुनाव में कुल 97 में से 65 सीट पर जीत दर्ज की है, जो सरकार बनाने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत है। विपक्षी वर्कर्स पार्टी ने 6 सीटें जीती और 4 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। बाकी सीटों पर पीपीएपी आगे चल रही है। वोंग और उनकी पार्टी ने ये चुनाव ऐसे समय में लड़ा जब अमेरिका की टैरिफ नीतियों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बनी हुई है। पीएपी सिंगापुर की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और देश की आजादी के बाद से लगातार सत्ता में बनी हुई। अब एक बार फिर पीएपी की इस समृद्ध देश को अगले 5 साल तक चलाने का स्पष्ट जनादेश उसे मिला है। शनिवार को 26 लाख सिंगापुर वासियों ने 92 सीटों के लिए वोट डाले। पीएपी की मरीन परेड बैटल हाइट सीट पर नामांकन के दिन तक कोई विरोधी नहीं था, इसलिए वहां पीएपी को बिना चुनाव के ही जीत मिल गई। ये वोंग के प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला चुनाव था। सिंगापुर एक वैश्विक व्यापार केंद्र है और अब उसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ से पैदा हुई चुनौतियों से निपटना होगा।
मार्सिलिंग यूटी निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर जीत दर्ज करने के बाद वोंग ने कहा कि ये चुनाव उनके लिए पहली बार अनुभव देने वाला रहा। उन्होंने वादा किया कि जनता के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। 52 वर्षीय प्रधानमंत्री वोंग ने कहा, हम आपके इस मजबूत जनादेश के लिए आभारी है और आप पर जो भरोसा जताया है उसे हम और मेहनत करके निभाएंगे। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। दुनिया के 1.5 अरब कैथोलिकों के नेता के रूप में पोप फ्रांसिस के उत्तराधिकारी का चुनाव करने के लिए अगले सप्ताह होने वाला सम्मेलन सदियों पुरानों परंपराओं से जुड़ा हुआ है। हालांकि अगले पोप को लेकर दोस्तों और परिवारों से लेकर ऑनलाइन गेम तक सट्टा लगना शुरू हो गया। प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और स्टेकर के ब्रिटिश मैनेजर सैम ईटन ने कहा कि ये सट्टेबाजी यूरोपा लीग सिंकर टूर्नामेंट और फॉर्मूला 1 ड्राइवरों की चैंपियनशिप से भी आगे निकल गई है। और स्टेकर एक प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो खेल आयोजनों और अन्य बाजारों में बाधाओं का विश्लेषण करता है। ईटन ने कहा, पोप के चुनाव को लेकर विश्व स्तर पर बहुत अधिक रुचि है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ऐसा कोई और बाजार है चाहे इतने सारे देश इस चुनाव को देखने में रुचि रखते हैं। दुनिया भर में अगले पोप पर हजारों लोगों ने दांव लगाए हैं। उन्होंने बताया, करीब 140 देशों से लाखों लोग अगले पोप बनने के प्रत्येक ऑर्डिनल की संभावनाओं की समीक्षा करने के लिए और स्टेकर पर आए हैं। इसके लिए ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका में विशेष उत्सुकता देखी गई। ये वैश्विक रुचि का विषय भी है। इटली में पोप चुनाव और सभी धार्मिक आयोजनों पर सट्टा लगाना प्रतिबंधित है। रोम में दोस्ताना दाव से लेकर फैंटा पापा या फैंटेसी पोप नामक ऑनलाइन गेम की ओर रुख भी कर रहे हैं। ये लोकप्रिय फैंटेसी फुटबॉल व सॉकर लीग के समान है। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। स्पेसएक्स ने अपनी स्टारलिंक परियोजनाओं के तहत 28 नए सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक पृथ्वी की निचली कक्षा यानी कि LEO में स्थापित किया। ये प्रक्षेपण फ्लोरिडा के कैप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 से 1 मई की रात 9:51 पर 2 मई को 1:51 पर फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से किया गया। इस मिशन को स्टारलिंक 675 नाम दिया गया है। ये प्रक्षेपण वैश्विक हाई स्पीड इंटरनेट सेवा के विस्तार की दिशा में एक और कदम है, जिसका उद्देश्य पूरी दुनिया में उपभोक्ताओं को उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाएं देना है। रॉकेट का पहला चरण, जिसमें 9 मर्लिन इंजन थे, उड़ान के 2.5 मिनट बाद बंद हो गया और चरण विभाजन हुआ। बूस्टर B1080 ने सफलतापूर्वक स्ट्रोगेट बर्न करके अटलांटिक महासागर में स्थित जस्ट रीड इंस्ट्रक्शंस ड्रोन शिप पर सुरक्षित लैंडिंग। इस बूस्टर की कुल 18वीं सफल उड़ान थी और स्टारलिंक मिशनों के लिए 12वीं बार इसका उपयोग हुआ। रॉकेट के दूसरे चरण सैटेलाइट्स को लक्षित कक्षा में पहुंचाकर प्रक्षेपण के लगभग 1 घंटे बाद सभी 28 उपग्रहों को सफलतापूर्वक रिलीज कर दिया गया। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। रोमांचक मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने CSK को 2 रन से हराकर प्लेऑफ के लिए अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इस जीत ने RCB को 16 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा दिया। वहीं CSK 9वीं शिकस्त के साथ 10वें पायदान पर मौजूद है। शनिवार को चिन्नास्वामी में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी RCB ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 213 रन बनाए। जवाब में CSK निर्धारित ओवर में 5 विकेट गंवाकर 211 रन बना सकी। उनके लिए आयुष महात्रे ने 94 और रविंद्र जडेजा ने 77 रन बनाए। वहीं RCB के लिए लुंगी एग्निडी ने 3 जबकि कृणाल पांड्या और यश दयाल ने 1-1 विकेट हासिल किया। अब डालते हैं नजर हमारी अगली खबर पर। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने बीते शनिवार को एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए स्ट्रेटोस्फोकेर एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित परीक्षण स्थल से किया गया था। यह अत्याधुनिक एयरशिप आगरा स्थित एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा विकसित की गई और इसके लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक उपकरणीय पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। उड़ान की कुल अवधि लगभग 62 मिनट रही और परीक्षण टीम ने सिस्टम को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO को बधाई दी और कहा कि ये प्रणाली भारत की पृथ्वी अवलोकन तथा खुफिया निगरानी और टोही क्षमताओं को विशिष्ट रूप से बढ़ाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास इस तरह की स्वदेशी तकनीक है। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग और सचिव एवं DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने भी डिजाइन, विकास और परीक्षण में शामिल टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये प्रोटोटाइप उड़ान ऐसे हल्के से हवा वाले उच्च ऊंचाई प्लेटफॉर्म सिस्टम की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है जो स्ट्रेटोस्फीयर की
ऊंचाई पर बहुत लंबे समय तक हवा में टिके रह सकता है। अब हमारी अगली खबर। स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए बीड़ जिले के कुख्यात खिड़की गिरोह का पर्दाफाश कर लिया। टीम ने अत्याधुनिक तकनीकी जांच के जरिए 600 मोबाइल नंबरों का विश्लेषण, 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज की छानबीन और 20 टोल प्लाजा की जांच कर ये कार्रवाई को अंजाम दी। एलसीबी की यह कार्रवाई 5 महीने पहले धुले के महिंदले और देवपुर इलाकों में हुई 2 बड़ी चोरियों के खुलासे के साथ सामने आई है। जांच के दौरान चोरी के कब्जे से एक 4 पहिया वाहन सहित कुल 15,66,366 रुपए का माल बरामद किया गया। इन सभी आरोपियों के खिलाफ बीड़ व अहिल्यानगर जिलों के विभिन्न पुलिस थानों में गंभीर आपराधिक प्रकरण पहले से ही दर्ज है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि इस गिरोह ने और किन जगहों पर सेंधमारी की है। एलसीबी की इस प्रभावी कार्रवाई की सराहना जिला पुलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे, अपर पुलिस अधीक्षक किशोर काले तथा पुलिस निरीक्षक श्रीराम पवार द्वारा की गई। यह कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा की टीम की सतत निगरानी और सूझबूझ का परिणाम है। येथे 5 डिसेंबरला आपल्याकडे एक मोठी घरफोडी झाली होती। त्याच्यामध्ये जवळजवळ 12 लाखाच्या वर हा मुद्देमाल आणि दागिने चोरी झाले होते। त्या अनुषंगाने स्थानिक गुन्हे शाखा कोणी पवार आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमने अतिशय मेहनत करून म्हणजे याच्यामध्ये आपण फास्टॅगच्या आधारे जवळजवळ मोबाईल नंबर 600 आपण याच्यामध्ये चेक केलेले आहेत। 100च्या वर सीसीटीव्ही आपण चेक केलेले आहेत। 20 टोल नाके आपण चेक केले। या अनुषंगाने आपण 5 आरोपींना आज अटक केलेली आहे। त्यांची नावे आहेत शेख अशफाक शेख आसिफ राहणार बीड, आमिर खान जहांगीर खान पठाण राहणार बीड, फिरोज रहमान शेख हा देखील अहिल्यानगरचा आहे, एयाज शेख अनीस शेख राहणार बीड आणि शेख कलीम शेख अलीम राहणार बीड। हे अतिशय अट्टल चोर आहेत। यांच्यावर एकूण 25 गुन्हे प्रत्येकावर दाखल आहेत। त्याची लिस्ट देखील आपण आज जोडत आहोत आणि याच्यामध्ये आपण एकूण 11.5 लाखाच्या वर आपण त्यांचे जे दागिने चोरीला गेले ते आपण हस्तगत केलेले आहेत आणि एकूण 4 लाखाच्या वर आपण इतर मुद्देमाल देखील हस्तगत केलेले आहेत। फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे दुनिया भर की तमाम खबरें। आप बने रहे हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।